हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने इम्पल्स के बारे में स्टडी करी थी, तो हम उसी स्टडी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए इम्पल्स की स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि फिगर शोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a body. Calculate impulse acting on it at option 1 at t is equal to 5 second, option 2 at t is equal to 13 second. ऐसे ही ऑप्शंस हैं, तो देखिए क्या क्या है, कैसे कैसे है ग्राफ। तो ये हमारा टाइम है, ये वेलोसिटी है। तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो वेलोसिटी ऐसे बढ़ जाती है और ये 5 सेकेंड हो गया, ये है -50। अब हर टक्कर में जो वेलोसिटी है वो 20% कम हो जाती है। मतलब यहां पे 50 है तो 50 से अचानक से 20% कम हो जाती है, तो 50 का 20% 10 होता है, तो 40 रह जाती है यहाँ पे। उसके बाद फिर ऐसे चलती है। सो दिस इज 40 माइनस का, दिस इज प्लस का 40। अब 40 का 10% होता है 4 और 20% होता है 8, तो अब ये 32 रह जाती है, 32। ये मीटर पर सेकंड में है और ये टाइम जो है वो सेकंड में है। अब 32 से फिर घटती है, अब 32 का 10% होता है आपका क्या कहते हैं 3.2 और 20% होता है 6.4, तो 32 में से 6.4 कम कर देंगे, 32 माइनस 6.4, तो बचेगा आपका 6, 5, 2, 25.6। तो बस इतना ही करते हैं। ठीक है। तो अब टाइम भी देख लीजिए। मान लीजिए कि इसका स्लोप 10 है, तो ये टाइम हो गया 5 सेकेंड, लिखा ही है यहाँ पे। ये 5 और 4 है ना, ये 9 सेकेंड, ये 13 सेकेंड, और फिर ये 3.2 जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि 3.2 था ना, तो ये 16.2, 3.2 और जोड़ देंगे तो 19.4, बस यही है। तो हमें इम्पल्स 3 जगह निकालना है, एक t इक्वल टू 19.4 पे भी निकालना है। ये 3 पार्ट हो गए क्वेश्चन के, वैसे तो ये चलता ही रहेगा। अब अगर मैं आपको समझाऊं कि क्वेश्चन में दिया क्या है, मतलब वो ऐसे भी कह सकता था कि वी हैव ड्रॉप्ड अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर। तो 125 मीटर की हाइट से एक बॉडी को हमने ड्रॉप कर दिया, जी को आपको 10 लेना है और ये बताना है कि उसमें जो इम्पल्स लगे हैं और हर कोलिजन में जो वेलोसिटी है वो 20% से रिड्यूस हो जाती है। तो देखो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, एक फॉर्मूला होता है, u तो 0 ही है, 2a माइनस 10 है, डिस्प्लेसमेंट माइनस 125 हुआ क्योंकि नीचे जा रहा है वो, तो 125 का दुगना 250 और उसका 10 गुना 2500, तो v² की वैल्यू 2500। तो देखा जाए तो v की वैल्यू प्लस माइनस 50,
तो -50 मान लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। तो अगर मैं 125 मीटर की हाइट से एक बॉडी को गिराऊं तो वो गिरने से जस्ट पहले 50 की वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी। और मान लो कि कोलिजन में उसकी वेलोसिटी 20% कम हो जाती है, तो जैसे ही टक्कर होगी तो वेलोसिटी अचानक से +40 हो जाएगी। अब वो फिर नीचे है ना, फिर +40 होने का मतलब वो ऊपर जा रही है। तो ये 9 सेकंड बाद, मतलब 5 सेकंड तो गिरने में लगे थे, अगले 4 सेकंड में फिर से उसी पॉइंट मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी। फिर 4 सेकंड और वापस टकराने में लगेंगे। तो जब टकराएगी तो टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी -40 होगी और फिर उसका 10% 20% कम कर दो, तो 40 का 20% होता है 4 दूनी 8, 8 कम करती है तो यहाँ पे 32 रह गई। अब 32 रहने में है ना, फिर उसको ग्राउंड तक आने में 32 से मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में 3.2 सेकंड लगेंगे और 3.2 सेकंड में ही वापस आएगी। तो 3.2 प्लस 3.2 तो 13 और 3 16, 16 और 3 19 है ना। तो 19.4 सेकंड पे फिर तीसरा कोलिजन होगा। तो उस तीसरे कोलिजन में उसकी वेलोसिटी -32 से घट के और रह जाएगी प्लस का 25.6। तो क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से दिया जा सकता है। तो अब देखो, अब तो आसान ही हो गया। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इंपल्स एट t = 5। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इंपल्स उसी इंस्टेंट पे लगता है जब बीटी ग्राफ ब्रेक होता है। तो अगर t = 5 पे इंपल्स ढूंढेंगे तो लगा है, 9 पे नहीं लगा है, 13 पे लगा है, फिर 16.2 पे नहीं लगा, 19.4 पे लगा है। ठीक है, तो पार्ट 1 के लिए वेलोसिटी जस्ट बिफोर t = 5, तो उसी को मैंने मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहा था t = 5 याद है। वेलोसिटी एट t = 5 कह दो या फिर कह दो वेलोसिटी जस्ट बिफोर t = 5। तो वो आया vi जो कि माइनस का 50 है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जस्ट आफ्टर t = 5 तो वो आ जाएगा vf की वैल्यू प्लस का 40 हो गई। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो बॉल का मास कितना है, बॉडी ऑफ मास 2 kg। तो इंपल्स एट t = 5 आ जाएगा। इंपल्स एट t = 5 इज I = 2 इंटू में 40 माइनस 50। समझ रहे हैं बच्चों। तो ये 90 हो गया, 90 का 2 गुना कर दो 180 हो गया। सो इट इज 180 न्यूटन सेकेंड। इतना इंपल्स इस पे पड़ेगा पहले कोलिजन में। फिर 13 पे निकालना है। तो वेलोसिटी जस्ट बिफोर 13, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर 13। तो जस्ट बिफोर 13 द वेलोसिटी इज 40 माइनस का 40 एंड जस्ट आफ्टर 13 प्लस का 32। सो इट इज माइनस का 40 एंड दिस इज प्लस का 32। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इंपल्स एट t = 13 इज, सो हियर यू विल राइट 32 एंड हियर यू विल राइट 40। तो 40 माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो 72 हो गया। 72 का दुगना 144 हो गया। ठीक है, समझ आ गया। फिर तीसरा पार्ट है, मतलब ये दूसरा पार्ट था एक्चुअली। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में मैंने निकाल दिया। अब तीसरा पार्ट लेते हैं। तो तीसरे पार्ट में वेलोसिटी जस्ट बिफोर t = 19.4 है ना। वो कितनी है, वो है 32। यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। सो इट इज 32 एंड वेलोसिटी जस्ट आफ्टर 19.4। सो दिस इज माइनस का प्लस का 25.6। तो घटाएंगे तो इट इज 25.6 माइनस का 32। तो जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 57.6। तो 57.6 का दुगना करते हैं। 57 का दुगना 114 और 6 का दुगना 12, यानी कि 115.2 115.2 इतना आ गया। तो बाकी आप समझ ही सकते हैं कि ये तो बस कैलकुलेशन है। तो मेन तो मुद्दा यही था कि जहां जहां पे ग्राफ टूटा हुआ है वहां पे इंपल्स लग रहा है। अगर कोई कहे कि इंपल्स बताओ t = 9 पे, तो t = 9 से जस्ट पहले वेलोसिटी
जीरो है, t इज इक्वल टू 9 के जस्ट बाद भी जीरो ही है, 0 माइनस 0 0, तो वहां पे तो कोई इंपल्स लगा ही नहीं। तो एक्चुअली वो हाईएस्ट पॉइंट की बात है। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो होपफुली आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देते हैं इंपल्स के। Question: two small spheres A and B of masses 2 kg and 3 kg are connected by a thread जो कि मासलेस है, of length 10 meter and placed on a frictionless surface। एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है एज शोन। अब 3 kg बॉल को हमने 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दिया। 3 kg या बी, स्फीयर बी is projected horizontally with velocity 20 meter per second। Find velocity of A and B just after the string becomes taut। टॉट का मतलब है कि टाइट हो गई है ना, टाइट का जो थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो देखिए क्या है सिचुएशन। सो दिस इज ए, जिसका मास 2 kg है और ये एक रस्सी है, एंड दिस इज बी। ए के और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, और बी को हमने इधर की तरफ फेंक दिया है 20 मीटर पर सेकंड से, और ये टेबल पे रखे हैं फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो अब जब हम फेंक देंगे इसको तो कभी ना कभी तो रस्सी टाइट हो ही जाएगी। तो जैसे ही रस्सी टाइट होगी, है ना, उसके फौरन बाद आपको ए की और बी की वेलोसिटीज बतानी है। तो जब तक रस्सी टाइट नहीं होती है तो बी की वेलोसिटी तो 20 की 20 ही बनी रहेगी, क्योंकि कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं, मतलब आप टॉप व्यू ले रहे हैं इसका। ठीक है बच्चों, तो मान लो कि यहां पे रस्सी टाइट हो गई, है ना, ये बी यहां पहुंच गया, रस्सी यहां पे टाइट हो गई, तो बी की वेलोसिटी बीसी है, ये टाइट होने से जस्ट पहले की बात हो गई। ठीक है, अब टाइट होने से जस्ट पहले अगर ये वेलोसिटीज हैं तो टाइट होने के जस्ट बाद क्या क्या वेलोसिटीज हो जाएंगी। वैसे तो चाहिए कि हम 2 डायग्राम बनाएं, बट जगह नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि टाइट होने के जस्ट बाद, ठीक है, या चलो पहले इसी को देख लेते हैं। ये 20 है ना बच्चों, इसको यहां पे ज्वाइन करते हैं, ये 6 है और ये 10 मीटर है। इस एंगल का नाम थीटा रखते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 6/10, 3/5, थीटा आ गया 40 कॉस, हाँ 53 डिग्री आ गया जी। तो अगर ये एंगल 53 हो गया तो ये वाला एंगल 37 हो गया। तो यहां पे हमने एक लाइन बनाई ऐसे,
ठीक है, डेट को थोड़ा बता देता हूं। तो ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ये वाला एंगल भी 37 डिग्री हो गया ना। अब हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करेंगे बच्चों, ठीक है, तो थोड़ा और बड़ा बना देता हूं इसको, 20 मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन रिजॉल्व द वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट। एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, इसकी वैल्यू होगी 20 sin 37, और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ जिसकी वैल्यू होगी 20 sin cos 37 है ना। अब sin 37 की क्या वैल्यू होती है, तो sin 37 की वैल्यू होती है 3/5। तो ये वाला जो कंपोनेंट हुआ वो 20 इंटू 3/5 हुआ। 20 को 3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 12, और ये 20 इंटू 4/5 हुआ तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटीज हैं, बॉल बी की है 20, उसमें से उसका एक कंपोनेंट रस्सी के अलॉन्ग है और एक कंपोनेंट रस्सी के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे जो भी टेंशन डेवलप होगी वो रस्सी में ऐसे डेवलप होगी, बॉल बी पे जो भी टेंशन लगेगी वो रस्सी के अलॉन्ग लगेगी, इस पे भी लगेगी। तो ये टेंशन जो होगी ये एक इंपल्सिव टेंशन होगी। तो इंपल्सिव टेंशन का इंपल्स निकालते हैं, तो टेंशन ड्यू टू, है ना, इंपल्स ड्यू टू टेंशन, impulse on B due to tension, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन टी डी टी, 0 से लेकर टी नॉट तक। टी नॉट टाइम में मान लो रस्सी टाइट हो गई, इसकी जो दिशा होगी वो अलोंग बी ए होगी, ये तो बी था ना, अलोंग बी ए। तो अब अगर बी ए डायरेक्शन में कोई इंपल्स लगा है तो वो बी ए डायरेक्शन के मोमेंटम को ही बदलेगा। तो एक्चुअली बी ए डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कोई इंपल्स नहीं है, तो बी ए डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी 12 है ना, ये बदलेगी नहीं, उतनी की उतनी रहेगी। तो हम कहेंगे एज देयर इज नो फोर्स परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग बी ए, सो the component of velocity of B perpendicular to BA will not change and will remain 12 ही रहेगा। ये जिस दिशा में फोर्स नहीं है तो उस दिशा में मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो फिर वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। लेकिन ये टेंशन के चलते ये वेलोसिटी बदल जाएगी, समझे। अब मान लो कि बदल के ये वेलोसिटी हो जाती है v। अब जाहिर सी बात है ये भी v ही होगी, क्योंकि भैया दोनों को तो इक्वल स्पीड से जाना पड़ेगा ना, अलोंग द लेंथ ऑफ द रस्सी दोनों वेलोसिटियां बराबर होंगी। Let velocity of A just after the string becomes taut is V, and same will be the velocity of B, यानी same V is also the component of velocity of B along the line BA। तो हम B की बात करेंगे। देखो, तो B पे ये जो इंपल्स लग गया है इसको मैंने -i नाम दे दिया, चलो दैट इज इक्वल टू -i इसलिए क्योंकि इस B दिशा को मैं पॉजिटिव मान लेता हूं। तो -i इज इक्वल टू m जो कि 3 है b के लिए, है ना, 3 इंटू में v माइनस 16। तो जो वेलोसिटी 16 थी
मतलब जो मोमेंटम पहले 3 इंटू 16 था वो 3 इंटू बी हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। तो ये बी के लिए है, फॉर बी। अब अगर बी पे इम्पल्स माइनस आई है तो इम्पल्स ऑन ए विल बी प्लस आई, तो इम्पल्स ऑन ए विल बी प्लस आई एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू में v माइनस 0, क्योंकि ए की तो वेलोसिटी 0 ही थी पहले। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 0 इज इक्वल टू 5v माइनस 48, सो दिस गिव्स मी v इज इक्वल टू 9.6 मीटर पर सेकेंड। तो देखा जाए तो जो b की वेलोसिटी होगी ना वो 9.6 हो गई। ठीक है बच्चों, होपफुली आप समझ गए। ठीक है, अगर मैं यहां पे मास चेंज कर दूं तो शायद से कुछ, चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब ये b की वेलोसिटी है, तो b की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है, b की नेट वेलोसिटी नहीं है। तो इसका मतलब हमारे जो फाइनल आंसर है वो ये होंगे, just after the string becomes taut, velocity of A will be 9.6 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ B will be, देखो एक तो 9.6 है कंपोनेंट और एक 12 भी तो है, तो ऐसे करेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 9.6 का स्क्वायर का रूट। समझे बच्चों? तो अगर मैं इसको लिख दूं 96/10 का स्क्वायर और इसको लिख दूं मैं 120/10 का स्क्वायर, है ना, कुछ बात बनेगी क्या? तो 24 के टेबल में आ गया आई थिंक, है ना। तो अगर मैं 24 कॉमन ले लूं यहां से 24/10, तो 24/10 कॉमन, तो 24 10 तो बाहर ही आ गया, तो 24 भी कॉमन आ गया, मतलब पूरा स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये 4 बच गया और ये 5 बच गया। 24 पंजे होता ना ये, तो 16 और 25 41, तो 2.4√41 मीटर पर सेकेंड ऐसा आ गया। तो बी की वेलोसिटी टक्कर मतलब रस्सी के टाइट होने के फौरन बाद इतनी हो गई। ठीक है, सो दैट इज इट। वैसे तो हम पूरा मोशन एनालाइज कर सकते हैं, बट वो क्या कहते हैं, आगे की कहानी हो जाएगी। उसमें हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, अभी सेंटर ऑफ मास पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए यही काफी है। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक सवाल, मान लीजिएगा कि ये एक पुली है और ये एक ब्लॉक है, तो ब्लॉक का मास है 10 kg और ये एक पैन है, पैन का मतलब होता है पलड़ा। ठीक है बच्चों, इस पलड़े का मास है मान लो 2 kg और यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 8 kg का, तो इधर भी 10 ही kg हो गया, तो 10 kg इधर 10 kg इधर, दोनों बैलेंस हो गए। अब ये रुके हुए हैं, तो हुआ क्या है, और यहां पे ना गम लगा रखा है हमने, चलो तो यहां पे गम लगा देते हैं, है ना, गम या फेविकोल, फेविकोल ऑफ मास 8 kg, तो 2 kg का पलड़ा है, 8 kg का फेविकोल है, तो टोटल अपना ये 10 kg हो गया। अब यहां से हमने एक बॉल गिराई है
जो 5 kg की है, ठीक है, और बॉल जिस हाइट से हमने गिराई है वो 5 मीटर है सपोज, क्योंकि फेविकॉल है, जानबूझ के फेविकॉल लिया है ताकि वो बॉल गिरते ही चिपक जाए। तो अ बॉल ऑफ मास 5 kg is dropped from a height of 5 meter on the pan। तो ये जो ब्लॉक है 10 kg, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जस्ट आफ्टर द कोलिजन? फाइंड वेलोसिटी ऑफ block of mass 10 kg just after the collision। पार्ट 1 ले लो, just after the collision, और पॉइंट टू ले लो 2 सेकेंड आफ्टर द collision। ये मान के चलो कि ये काफी भारी है, ठीक है। तो अब देखिए 2 क्वेश्चन हो गए ये, और फेविकोल जानबूझ के दिया है ताकि ये मान के चलें आप कि जैसे ही 5 kg की बॉल टकराएगी तो वो स्टक हो जाएगी, द बॉल 5 kg बॉल गेट स्टक। तो अब ध्यान दीजिएगा कि बॉल की टक्कर से जस्ट पहले की वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये बॉल आ गई 5 मीटर से, और यहाँ पे टकराने से पहले की वेलोसिटी ढूंढ रहे हैं इसकी, ठीक है। मान लो वो v हो गई। लेट v इज वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर द कोलिजन, है ना। कोलिजन से जस्ट पहले बॉल की वेलोसिटी v है मान लो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में माइनस का 10 इंटू में माइनस का 5। ये एक्सेलेरेशन है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 100, सो v कम्स आउट टू बी -10 भी लिख सकते हो, बस 10 भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी है। सो लेट मी यूज +10। चलो माइनस ही रहना, तो जब मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया तो ठीक है। सो माई डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव because the acceleration is downward negative, displacement is downward negative, velocity is also downward, so negative। अब देखिए जो पैन है, बॉल है, बॉल पे एक इंपल्स लगेगा, ठीक है ना। या तो हम एक सिंगल सिस्टम भी मान सकते हैं, या चलो बॉल पे इंपल्स लगा मान लो, है ना। मान लो कि इंटीग्रेशन एन डी टी, है ना, इज द इंपल्स ऑन द बॉल। इंटीग्रेशन एन डी टी इज द इंपल्स ऑन द बॉल। तो बॉल पे जब बॉल की वेलोसिटी टक्कर के बाद मान लो v नॉट हो जाती है, ठीक है, या v डैश हो जाती है। v डैश इज वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर द कोलिजन। v डैश इज वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर द कोलिजन, है ना। अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी नीचे कोई थी, नेगेटिव थी, पहले भी नेगेटिव थी, बाद में भी नेगेटिव है। तो बॉल का मास है 5, माइनस का v डैश और माइनस ऑफ माइनस का 10, है ना। समझ रहे हैं बच्चों? एनडीटी। तो ये बॉल पे इंपल्स लग गया। अब देखो ये जो पैन है, पैन पे 2 इंपल्स लगेंगे। एक इंपल्स तो लगेगा नीचे को इस एन का, और एक इंपल्स लगेगा ऊपर को टेंशन लगा, क्योंकि टेंशन भी तो डेवलप हो जाएगी ना फौरन के फौरन। तो पैन के लिए देखते हैं, फॉर पैन, ये बॉल के लिए था, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 10 हो गया ये, सो दिस इज 50 माइनस 5v डैश, इक्वेशन नंबर 1। अब फॉर पैन लिखते हैं, है ना।
तो देखो बच्चों, पेन पे ना दो इंपल्स लगे, एक तो एन का लगा और एक टी का लगा। तो एन का इंपल्स नेगेटिव है, तो माइनस का इंटीग्रेशन एन डी टी 0 to t नॉट, और प्लस का इंटीग्रेशन टी डी टी 0 to t नॉट। अब पेन का मास विद फेविकोल 10 kg है, तो उसकी वेलोसिटी तो शुरू में 0 ही थी, तो 10 इंटू में माइनस का v डैश, क्योंकि ये बॉल तो चिपक ही गई ना, तो जितनी वेलोसिटी बॉल की है उतनी वेलोसिटी फिर इसकी भी हो गई, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब एक और इक्वेशन लिखनी पड़ेगी हमें इसकी 10 kg की, इस पे भी टेंशन का इंपल्स लगेगा फॉर ब्लॉक। तो ब्लॉक के लिए अगर मैं लिखूंगा तो इंटीग्रेशन टी डी टी लिखूंगा, माइनस का टी डी टी, नो नॉट माइनस, इट विल बी प्लस, क्योंकि इस पर भी तो टेंशन ऊपर कोई लगेगी ना, टेंशन तो दोनों को ऊपर कोई लगेगी। तो 0 to t नॉट टी डी टी इज इक्वल टू 10 इंटू में v डैश, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूं तो n चला जाएगा, लेकिन अगर मैं 2 और 3 को ऐड करूं तो फिर t dt जाएगा नहीं, तो मैं 3 को माइनस करूंगा, समझे बच्चों। तो 1 और 2 को तो ऐड करना है और 3 को माइनस करना है। तो 1 प्लस 2 माइनस 3, तो अब देखो एन डी टी प्लस का माइनस का एन डी टी ऐड करने पे कट गए, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा जब घटाएंगे आप, तो ये भी कट जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा 0, और राइट हैंड साइड में देखो 50 आएगा, माइनस का 5 वी डैश आएगा, माइनस का 10 वी डैश आएगा, और माइनस का ही 10 वी डैश आएगा। तो 50 माइनस 25 वी डैश आ गया, तो यहां से वी डैश की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो टक्कर के फौरन बाद इस पेन की इन सब की वेलोसिटी 2 रह जाएगी, ठीक है बच्चों। अब ये तो समझ आ ही गया होगा आपको। अगर कोई शॉर्टकट लगाने को कहे तो शॉर्टकट भी बता सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो देखो शॉर्टकट ये है, हम बॉल और पेन को एक सिस्टम मान लेते हैं, है ना। तो बस बॉल और पेन को एक सिस्टम मान लिया जो 15 kg का है, तो इस पे टेंशन का इंपल्स लगेगा इंटीग्रेशन टी डी टी, तो ऊपर को लगेगा 0 से लेकर t नॉट तक। तो जो टोटल मोमेंटम टक्कर से पहले था, है ना, वो था माइनस का, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो 10 आ गई थी, तो माइनस का 50, और टक्कर के बाद जो हो जाएगा मोमेंटम वो हो जाएगा 15 वी डैश, तो माइनस का 15 वी डैश माइनस माइनस का 50। अब इसकी इक्वेशन देखो, तो इसकी भी इक्वेशन हो जाएगी 0 to t नॉट, है ना, टी डी टी इज इक्वल टू माइनस का 10 वी डैश। अब इन दोनों को घटाना पड़ेगा हमको, ठीक है, नहीं प्लस का 10 वी डैश, तो घटाएंगे, तो जब हम घटाएंगे इसको, ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस के 25 वी डैश, तो 0 इज इक्वल टू माइनस के 25 वी डैश प्लस 50, तो यहां से वी डैश आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस केस में मैंने बॉल और पेन और फेविकोल इन तीनों को एक सिस्टम मान लिया है। तो टक्कर से पहले उस सिस्टम का मोमेंटम था 50, और टक्कर के बाद हो जाएगा 15v, माइनस का 15v। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमें एक चीज और निकालनी थी, और वो था कि 2 सेकंड के बाद, है ना, कितना वेलोसिटी हो जाएगी इसकी। अब झटका लगते ही इसको 2 की वेलोसिटी मिलेगी, 2 मीटर पर सेकंड की। अब इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास ट्रिक ये है, ये तो 15 kg का सिस्टम बन गया ना, तो 15g माइनस टी डिवाइडेड बाई 15, और इस पर आगे को t लग गया, t माइनस 10g बाई 10, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। तो इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेते हैं। g माइनस टी बाई 15 इज इक्वल टू टी बाई 10 माइनस जी, तो ये हो गया 2g इज इक्वल टू टी बाई 15 प्लस टी बाई 10। एलसीएम ले लेंगे, 30 आ गया, है ना, 2t प्लस 3t, यानी कि t बाई 6 आ गया ये, है ना। तो t की वैल्यू 12g आ गई, ये टक्कर से,
है ना, टक्कर के बाद मतलब जब सब सेटल होने के बाद की टेंशन है। तो अगर 12G हो गया तो यहाँ से हम ये निकाल लेंगे, A comes out to be 15G minus 12G divided by 15, 3G, A is equal to G by 5 आ गया बच्चों, 3G by 15 is G by 5। तो अब ब्लॉक की वेलोसिटी निकालनी है तो V is equal to आ जाएगा 2 सेकंड के बाद, तो U plus AT, तो ये G by 5 से ऊपर जा रहा होगा, समझ गया ना, इट इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन G by 5, तो U तो 2 है प्लस G by 5 इज एक्चुअली 2, इंटू में 2, 2 दूनी 4 और 2 6, तो 6 मीटर पर सेकंड आ गई। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये टक्कर हो जाएगी, टक्कर के बाद तो फिर ये कॉमन क्वेश्चन बन जाएगा ना, जिसमें एक तरफ 15 केजी का ब्लॉक है, एक तरफ 10 केजी का, तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा, तो उसका मोशन कौन सा मुश्किल काम है स्टडी करना। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया। देखिए अब एक क्वेश्चन और आता है, देखो मान लो कि ये कोई पॉइंट है, इससे एक बॉल सस्पेंडेड है ये, और ये लेंथ है 1.5 मीटर, और ये छोटी सी स्टील बॉल है, स्मॉल स्टील बॉल, मतलब इसके साइज को नेग्लेक्ट करना है, स्मॉल स्टील बॉल। अब यहां से हमने एक दूसरी स्टील बॉल को फेंक दिया है, ठीक है, इसको कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया हमने, इसका नाम B है ना, ये A है। तो ये इस तरह से चलती है B कि ये हमेशा इस रस्सी के कांटेक्ट में बनी रहती है। तो अ small steel ball A is suspended by an inextensible thread of length 1.5 meter from O. Another identical ball is thrown vertically downward such that the surface remains just in contact with the thread during downward motion and collide elastically. तो इनका इलास्टिक कोलिजन हो जाता है। If the suspended ball just complete vertical circle after the collision, calculate velocity of the ball B just before the collision. तो हुआ ये कि जैसे ही B टकराई, टक्कर के बाद इनका कोलिजन हुआ, और कोलिजन के बाद A ने अपना सर्कल पूरा कर लिया, तो आपको B की वेलोसिटी बतानी है, और ये एज्यूम करते हुए कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, ठीक है, by assuming that there is no loss of energy. ओके बच्चों, तो हमें बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ B just before the collision by assuming that there is no loss of kinetic energy during collision. And the ball A completes
its loop. बॉल ए जो है वो अपना लूप कंप्लीट कर लेती है टक्कर के बाद। तो देखिए थोड़ा टफ तो लग रहा है पर कर लेंगे हम। बस कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। तो देखो ये हो गई हमारी ए और ये हो गई बी। तो बी के पास ये वेलोसिटी है, बी की वेलोसिटी ये है जस्ट बिफोर द कोलिजन, ठीक है। यही हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। दिस इज बी एंड दिस इज ए, दोनों बराबर हैं। अब जाहिर सी बात है ये टक्कर से पहले की फोटो है, तो टक्कर के बाद की फोटो में बी किधर जाएगी पता नहीं, ठीक है। पर ए के पास कोई चॉइस नहीं है। ए को तो इधर ही जाना पड़ेगा, तो ये बी ए हो गया। अब बी की वेलोसिटी के मैं दो कंपोनेंट बना सकता हूं, मतलब ये सेंटर टू सेंटर ज्वाइनिंग लाइन हो गई। तो एक कंपोनेंट बी की वेलोसिटी का इधर को हो सकता है, इसको हम कह सकते हैं ये हो गया वी टेंजेंशियल और ये वी रेडियल हो गया, समझ लीजिए वी आर, है ना। तो बी के पास दो वेलोसिटियां होंगी, एक इस तरफ एक इस तरफ, समझे बच्चों। थोड़ा बड़ा बनाने की जरूरत है क्या? देखो बड़ा बना देता हूं। ठीक है, तो सेंटर को सेंटर से ज्वाइन किया, ठीक है। तो B की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर को लिख लिया मैंने VR और एक इधर को लिख लिया मैंने VP, समझ गए बच्चों। और A की वेलोसिटी तो इधर ही को हो गई VA। ये टक्कर के बाद की कहानी हो गई, टक्कर से पहले की कहानी ये, तो इसको हटा देता हूं मैं, समझ क्या है। तो अगर मैं यहां से ज्वाइन करूं ऐसे, है ना, तो ये तो टच कर रही है ना इसको। तो अगर ये रेडियस आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये भी आ रहा है फिर। तो ये वाला एंगल बच्चों कितना हो गया देखो, अगर मैं sin 30 की वैल्यू निकालूं तो r/2r, तो ये 30 डिग्री का एंगल हो गया, 30 डिग्री का, समझे कुछ। दिस इज B एंड दिस इज A। तो अब जो बॉल B है ना, पहले बॉल A की देखते हैं। तो बॉल A पे, ये बॉल है, तो एक तो टेंशन का इंपल्स लगेगा और एक जो है ना यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का इंपल्स लगेगा N का, और ये एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों। अब वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये जा ही नहीं सकती, तो N का इंपल्स नीचे हुआ, T का ऊपर को है। तो सबसे पहली इक्वेशन तो यही बनेगी कि देखो N का जो वर्टिकल कंपोनेंट हुआ वो हुआ N cos 30, तो N cos 30 का इंपल्स टेंशन के इंपल्स को बैलेंस करेगा। तो N cos 30 इंटू dt का इंपल्स 0 से लेकर t0 तक, ये डाउनवर्ड है तो नेगेटिव ले लेते हैं, और टेंशन का इंपल्स t dt ये अपवर्ड है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस 0 आएगा। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ओके बच्चों। अब n का जो साइन कंपोनेंट है वो इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, ये इंटीग्रेशन n sin 30 इंटू dt 0 से लेकर t0 तक, वो हो जाएगा बॉल का मास m इंटू में va। अब va की वैल्यू √5gr है,
m इंटू में रूट 5gr, 5g r की वैल्यू आपकी 1.5 है, तो 15×5 = रूट 75 और साइन 30 1/2 होता है, तो इंटीग्रेशन 0 से t नॉट तक n dt की वैल्यू आ गई 2m रूट 75 है ना। तो मोर प्रिसाइजली स्पीकिंग रूट 75 को हम 5 रूट 3 लिख सकते हैं, तो ये 10 रूट 3 इंटू एम हो गया। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आई कि एन डी टी इज इक्वल टू 10 रूट 3 इंटू एम। अब मैं एक काम कर सकता हूं आसानी के लिए कि मास को 1 मान लेता हूं, तो अगर मैं 1 मान लूंगा तो काम चल जाएगा, या चलो जाने दो, ठीक है। तो होपफुली दिस इज फाइन टू यू। अब देखो इस v के भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे हमको, तो पहले तो वेलोसिटी ये थी ना v, दिस वाज द वेलोसिटी, ओके। तो इस v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट v cos 30 था, ये क्योंकि ये वाला एंगल तो 30 डिग्री हुआ ना बच्चों। तो अब जो वेलोसिटी v cos 30 थी, अब वो vr मान लिया हमने, तो इस तरफ ही है ना। तो देखिएगा इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है ना वेलोसिटी का, तो v cos 30 होगा ना। तो अब हम b बॉल पे लगा रहे हैं। एक्चुअली इसका कोई यूज नहीं हुआ क्योंकि इससे तो बस टेंशन का ही पता चलेगा, तो दिस डज नॉट हैव एनी यूज, ओके। तो इस डायरेक्शन में हमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगानी है, मतलब इंपल्स की इक्वेशन लिखनी है। तो b पे जो इंपल्स पड़ा वो इस तरफ पड़ा, इस तरफ, समझ रहे हैं बच्चों। अब मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है, तो इस पे इंपल्स माइनस का हो गया, तो माइनस का n, देखो n ऐसे लग रहा है, तो पूरा का पूरा n ही लगेगा ना, ये तो n dt 0 से लेके t नॉट तक। और इसकी वेलोसिटी पहले थी v, अब रह गई vr, तो पहले थी v, अब रह गई vr, ओके। तो m इंटू में v माइनस वी आर है ना, नहीं v cos 30, क्योंकि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो नॉर्मल के अलोंग था वो v cos 30 था, तो v cos 30 माइनस वी आर, ये हो गया जी। दोबारा से लिखता हूं नीचे की तरफ, ठीक है। देखो इन दोनों की लाइन के अलोंग नॉर्मल रिएक्शन का इंपल्स डेवलप होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन के इंपल्स का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल दिशा में लगा जो कि n sin 30 है, जिसने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्वायर की a को। अब लेकिन नॉर्मल रिएक्शन का जो इंपल्स है वो vr भी तो प्रोड्यूस करेगा ना बच्चों, तो मुझे vr देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि b की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में रहेगी। तो b की वेलोसिटी के मैंने दो कंपोनेंट मान लिए, एक मान लिया दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर, एक दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। तो जो नॉर्मल रिएक्शन का इंपल्स है वो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही वेलोसिटी को चेंज कर पाएगा। तो देखो माइनस एन डी टी 0 से t नॉट तक इज इक्वल टू m इंटू में v cos 30 माइनस वी आर, ये हो गया। अब दिक्कत ये है कि मुझे सिर्फ एन डी टी पता है, तो एन डी टी की वैल्यू 10 रूट 3 m डाल दो, तो माइनस का 10 रूट 3 इंटू में m इज इक्वल टू m इंटू में v cos 30 मतलब v रूट 3/2 माइनस वी आर, है ना, ये हो गया। m से m कट जाएगा। अब देखो इस डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी मतलब मोमेंटम में चेंज आया ही नहीं, तो अगर कोई मोमेंटम में चेंज आया ही नहीं है ना, तो इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो तो सेम ही रहेगी, या चलो छोड़ो ये आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट होता है इलास्टिक कोलिजन का कि जिस डायरेक्शन में कोलिजन होता है तो उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है और जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो बराबर रहती है। तो टक्कर से पहले का जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था वो था v cos 30, और टक्कर के बाद का जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, ध्यान से देखो ये 30 है तो ये 60 हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा va cos 60 माइनस वी आर। तो हम ये कहेंगे कि v
cos 30 यानी इट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो कि VA cos 60 है माइनस VR है। तो ये एक रिलेशनशिप निकल के आएगी। अब VA हम जानते हैं कितना है, तो VA इज 75m रूट 75 तो VA भी ऑलरेडी नो, ठीक है। cos 30 की वैल्यू √3/2 हो गई, तो V √3/2 इज इक्वल टू VA इज √75 विच इज 5√3/2 माइनस VR। अब ये वाली लाइन में सिखाऊंगा आपको, है ना, विल टीच यू लेटर। ये कॉन्सेप्ट होता है इलास्टिक कोलिजन का, कि इलास्टिक कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होती है। सो आई विल टेल यू इट लेटर। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, तो इसको मान लो आप 2 और इसको मान लो आप 3। तो 2 और 3 को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं वैल्यू किसकी भला, हम वैल्यू निकाल सकते हैं VR की। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दूं तो देखो V √3/2 कट जाएगा, है ना, और VR मिल जाएगा मुझे। या तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ही कर दूं तो VR ही कट जाएगा, ठीक है ना, V सीधा आ जाएगा। तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सीधा V आ जाएगा, है ना। ये इसको माइनस हटा दूं यहां से, है ना, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम अब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10√3 इज इक्वल टू 10√3 प्लस V √3/2, है ना, इज इक्वल टू इधर VR कट गया तो 5√3 माइनस V √3/2, 5√3/2 माइनस V √3/2। V √3/2 को इधर ले आओ तो ये V √3 हो जाएगा और उसको उधर ले जाओ। ऐड कर रहे हैं हम, नेगेटिव आ गया। अच्छा, ये इम्पल्स है 10√3 माइनस में है, ये भी VR है, ये भी VR है। टक्कर से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू टक्कर के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज परफेक्ट। ये है मोमेंटम कंजर्वेशन, इम्पल्स एंड dt इज इक्वल टू m इनटू v फाइनल। v फाइनल तो VR है ना एक्चुअली, ये रॉन्ग हो गया। VR माइनस V cos 30, यही बात हुई ना एक्चुअली। दिस विल बी VR माइनस V √3/2, ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड करिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी। इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम लेना होता है ना। तो अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये जाएगा, है ना, ये हो गया देखो माइनस का 10√3 और फिर प्लस का V √3/2, है ना, इधर ऐड किया तो VR कट गया, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस का 5√3/2 और माइनस का V √3/2। V √3/2 और V √3/2 जुड़ के V √3 हो जाएंगे, ये उधर चला जाएगा। तो V √3 इज इक्वल टू 10√3 प्लस 5/2 √3, ठीक है। तो इसको आप 20/2 लिख सकते हो, तो 20/2 प्लस 5 25/√2, तो √3 तो काट दो, तो V इज इक्वल टू आ गया हमारा 10 प्लस 5/2 यानी कि 12.5। तो V की वैल्यू 12.5 आ गई बच्चों, ठीक है।
समझ आ गया? थोड़ा कठिन था क्वेश्चन ये। ठीक है, आंसर इज करेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इक्वेशन कैसे लिखी मैंने, या इसका कोई दूसरा उपाय भी है क्या? तो एक्चुअली इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, बस इसमें तो यही लिखना पड़ेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये वाला आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये मैं सिखाऊंगा जब आपको कोलिजन बताऊंगा तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं ताकि आप सीख जाओ, है ना। ध्यान से सुनेंगे इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। देखो मैं सिखाई देता हूं आपको, है ना, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। सही है। तो मान लो ये एक बॉल है, इसका मास m1 है, ये u वेलोसिटी से जा रही है u1 से। ये दूसरी है, इसका मास m2 है और ये u2 से जा रही है ना। इनकी टक्कर हुई, टक्कर के बाद m1 की वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। जब इनकी टक्कर होगी, ये मान लो टक्कर का टाइम है ना, तो ये m1 है, ये m2 है ना। तो जो a है ना, वो b पे कुछ इंपल्स लगाएगा। तो मान लो I इज इंपल्स ऑन b, है ना। अब माइनस I हो जाएगा इंपल्स ऑन a, समझ रहे हो बच्चों? तो अगर इंपल्स ऑन b I है तो b के लिए हम क्या लिखेंगे? देखो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो b के लिए I लिखेंगे हम m इंटू में m2 इंटू में v2 माइनस u2, है ना। और माइनस I को लिखेंगे हम m1 इंटू में v1 माइनस u1। समझ रहे हैं बच्चों? तो अब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 0। तो 0 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 और प्लस m1 v1 माइनस m1 u1, है ना। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो आप देख सकते हो ये जस्ट मोमेंटम कंजर्वेशन है। टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। समझ आया बच्चों? तो समझ आ ही गया होगा। अच्छा, मैं इसको फिर से ऐसे ही लिख लेता हूँ जैसे लिखे हुए थे ये, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे ही लिख लूँ जैसे लिखे हुए थे, तो मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ m2 इंटू में v2 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस का m1 इंटू में v1 माइनस u1, या m1 कॉमन u1 माइनस u2। अब देखो u1 माइनस v1, m2 इंटू v2 माइनस u2, ये v है। समझ रहे हो बच्चों? तो आई होप इट इज फाइन। अब देखो, अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो टोटल एनर्जी भी तो कंजर्व रहनी चाहिए ना सिस्टम की। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो क्या लिखूंगा मैं? तो मैं लिखूंगा हाफ ऑफ m1 इंटू में u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 इंटू में u2 स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 इंटू में v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 इंटू में v2 स्क्वायर, है ना। अब इसको मैं इधर ले जाता हूँ v2 को, और इसको इधर ले आता हूँ। तो हाफ ऑफ m1 कॉमन u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू हाफ ऑफ m2 कॉमन v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इसको ऐसे लिख देते हैं। इसमें एक माइनस भी था ना बच्चों? नहीं, माइनस नहीं है, माइनस को मैंने उड़ा दिया क्योंकि वो मैंने 2 माइनस 1 है तो ये u माइनस v कर दिया। तो ऐसे ही हाँ u माइनस v हो गया। तो अब ये देखो, हाफ से हाफ काट दो, तो m1 कॉमन u1 माइनस v1 इंटू में u2 प्लस v2 u1 प्लस v1, है ना। ये समझते हो? a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू m2 इंटू में v2 माइनस u2, है ना, इंटू में v2 प्लस u2।
अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, या फिर मैं इस पूरे की जगह पे, है ना, ये वाली वैल्यू डाल दूं, तो ये टर्म तो कट ही जाएगी ना। मतलब देखा जाए तो ये जो चीज है ना, ये इसके बराबर है, इस इक्वेशन से पता चल रहा है मुझे। तो ये टर्म मैं काट देता हूं। तो जैसे ही मैंने काटी तो ये हुआ u1 प्लस v1 और ये हुआ आपका v2 प्लस u2, है ना। तो अगर मैं इसको इधर लाऊं तो इसका मतलब u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो ये u1 माइनस u2 क्या है? तो u1 माइनस u2 है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और v2 माइनस v1 क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो चीज है ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये जो चीज है ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो बच्चों, जब भी कोलिजन इलास्टिक होगा तो जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, अब ये कौन सी लाइन के अलॉन्ग है? ये दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग है। तो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी होता है। ये है कॉन्सेप्ट। तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट क्लास में कोलिजन पढ़ा दूंगा, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको बाय हार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए।